टाइम का एक बड़ा कांस्टेंट होता है, टाइम एक ऑब्स्टेकल होता ही है एग्जाम से पहले, आप सबको पता ही है, चाहे कितना भी टाइम मिल जाए, 2 दिन की छुट्टी मिले, 3 दिन की मिले, पर एक टाइम कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। सो हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, एज मच एज लो कंटेंट, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, कंटेंट आपके पास ज्यादा होता है तो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यदि आपका 10% भी कंटेंट छूट गया या 15% भी छूटा, भले ही आपने 80% को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अब वो नोट्स में या जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें कहीं छूट गया 20%, तो एक अंदर ही अंदर मन में साइकोलॉजिकल रहता है, यार मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ, पूरा सिलेबस नहीं हुआ। इससे होता क्या है कि वो जो आपने 80% अच्छे से पढ़ा है ना, उसका जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है। और एक सोचो आपने पूरा पढ़ लिया, था ही कम पर पूरा पढ़ने में आ गया, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा सिलेबस एक बार पूरा हो गया। और कम है 2 बार पढ़ लिया तो भाई साहब फिर तो रॉकेट नहीं, ये थोड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है, बस इतनी सी ही बात है। इसलिए कंटेंट कम रखना है, हमें एक्सेसिवली बढ़ाना नहीं है। अभी हम चलते हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। देखो एक छोटी सी चीज समझो, है ना, कोई भी एंटिटी ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमेशा लेके चलती है। एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, मैं यहां पर थोड़ी देर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, वैसे तो एंटिटी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट एज फार एज फाइनेंशियल इज कंसर्न, तो एंटिटी के कुछ बेसिक 3-4 ऑब्जेक्टिव्स होते ही है ना। कोई भी एंटिटी ये चाहेगी कि वो ये करे, अच्छा तो सभी करना चाहते हैं ना। जैसे हर एंटिटी चाहती है कि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हो वो टाइमली हो और रिलायबल हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो एक बचपन में कभी पिक्चर में डायलॉग सुना होगा ना, कोई भी अपनी माँ के पेट से चोर बन के नहीं आता है, कोई भी अपनी माँ के पेट से ये सीख के नहीं आता कि चोरी कैसे करनी है, बुरा आदमी कैसे बना, ये समाज उसे बुरा बना देता है। यही एंटिटी के साथ भी होता है। कोई एंटिटी कभी नहीं चाहती कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली ना बने, रिलायबल ना बने, वो तो ईमानदारी से ही काम करना चाहता है। वो तो चाहता है कि मैं जो भी काम करूं उसकी रिपोर्टिंग यानी उसकी पूरी अकाउंटिंग टाइमली करूं और रिलायबल करूं, लेकिन अब वो समाज उसको ऐसे नहीं करने देता। लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता होगा ना, हर एंटिटी चाहता होगा कि क्या हो, कंप्लायंस विद लॉ। हर एंटिटी चाहता है कि हम जितने भी लॉ हैं उनका कंप्लायंस करें। साला तुम ही लॉ डाले जा रहे हो तो वो परेशान होता है। तुमने इनकम टैक्स लॉ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इसलिए वो सोचता है बचने का तरीका कि यार बिना जैसे किसी आदमी की 5.5 लाख की इनकम है, अभी साला इनकम टैक्स एक्ट देखो ना आप कितना गंदा है, अभी आपने पढ़ा नहीं है। मतलब दुनिया के सबसे वर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट में आता है भारत का एक्ट, पता है आपको, दुनिया के वर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट में 5 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स, 5 लाख से 5.5 लाख हो गई तो पूरी इनकम पे 10% टैक्स। अब बंदा क्या सोचेगा, साला 50,000 इनकम बढ़ी और टैक्स कितना लग गया, 55,000। तो आदमी क्या सोचेगा, ये सोचेगा ना कि 50,000 की इनकम को छिपा दूं, दिखाऊं नहीं, कितने सारे फायदे, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी तो सीए के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो सीए के 1,000 रुपए बच जाएंगे। इनकम टैक्स का कंप्लायंस नहीं, रिटर्न को संभाल के नहीं रखना, कोई भी पूछेगा कह देंगे बिलो द टैक्सेबल इनकम है, इसलिए हमारी रिटर्न फाइल ही नहीं होती, झंझट ही खत्म। क्या हुआ, नॉन कंप्लायंस। आपने नॉन कंप्लायंस करा, आप थाईलैंड में जाओ, सिंपल रूल है, टोटल इनकम का 1%, तुम्हारी इनकम 100 रुपए हो, 100 करोड़ हो या 100 लाख करोड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। You don't need a chartered accountant or any other professional. There is a simple rule. Whatever is your income, 1%. वहां कोई इनकम टैक्स नहीं दे, ऐसा होता ही नहीं। भारत में पूरी जनसंख्या का मात्र 1% लोग इनकम टैक्स देते हैं, यानी 150 करोड़ में से मात्र 15 करोड़। ये भी फिगर अब कम हो गया क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई। हमारा तो जियो का और पॉपुलेशन का अनलिमिटेड प्लान है ना, ये तो रुकते ही कहाँ है और ये रुकेंगे भी नहीं। लोग कहते जाने वाले को कौन रोक पाया, भारत में तो आने वाले को भी नहीं रोक पाए। तो अब ऐसे चक्कर में आप सोचो, ये 1.5 करोड़ भी जो मैं बोल रहा हूँ 15 करोड़, ये भी पुरानी बात है, अब तो इतने भी नहीं है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग, अब तो शायद और भी कम है। तो क्यों थाईलैंड के अंदर 95% लोग इनकम टैक्स देते हैं? क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, पोर्टल खोलो, इनकम डिस्क्लोज करो। उसमें 80% केसेस में तो आपकी स्क्रूटनी नहीं होती है, वो कहते हैं आपने जो इनकम दे दी वो सही है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ के लोग फ्रॉड करते ही नहीं। तो हर एंटिटी चाहता तो लॉ से कंप्लायंस करना है, हो नहीं पाता, वो अलग बात है। सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, हर एंटिटी चाहता है कि हमारी एसेट्स सेफ रहें। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है? सेफ गार्डिंग का मतलब बाहर वालों से नहीं बेटा, क्या ना, एक ट्रक के पीछे लिखा था अपनों से सावधान, गेट पे लिखा होता है कुत्तों से सावधान, उसने लिखा था ट्रक में, बड़ा अच्छा स्लोगन था, अपनों से सावधान, राइट। यानी बाहर वालों से उतना खतरा नहीं है जीवन में आज के टाइम पे जितना अपनों से। ये सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स में उसी की बात कर रहे हैं, बाहर वालों से नहीं, चोरी करके ले जाएगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर लोग हैं वही क्या कर लेंगे, अनऑथराइज्ड यूज, ठीक है।
अनऑथराइज्ड यूज और मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एसेट्स का गबन करना, ऑथराइज्ड यूज और मिस एप्रोप्रिएशन, दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो हर एंटिटी चाहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम से बने, हर एंटिटी चाहती है कंप्लायंस विद लॉ हो, हर एंटिटी चाहती है एसेट सेफगार्डेड हो, हर एंटिटी चाहती है कि हम लोग जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख देता हूं, सब आ गया, इसका कंप्लायंस करें, ठीक है। ये किसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं इसमें एक्सेट्रा लिख देता हूं, मतलब आप देखेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है ना। ऐसे तो एंटिटी में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट भी हम बहुत सारा चाहते हैं, हम लोग क्या नाम है ग्रो भी करना चाहते हैं, सेल्स को भी बढ़ाना चाहते हैं, वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एज फार एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कंसर्न। अब ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम करें क्या, ये हम चाहते हैं, एंटिटी चाहती है कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो, लेकिन अब करें क्या, अचीव कैसे? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपका छोटा बिजनेस है, ठीक है, आप ही मालिक हैं, आप ही नौकर हैं, सब कुछ आप ही हैं, तो बात ही खत्म हो गई। फिर आप ही अकाउंटेंट है, आप ही दुकान भी आप ही खोल रहे हो, माल भी आप ही बेच रहे हो, खाते भी आप ही बना रहे हो, फिर खत्म खत्म। लेकिन बड़ी एंटिटी में ऐसा नहीं हो सकता ना, बड़ी एंटिटी फैली हुई है, हजारों लोग काम कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव हमारे अगर अचीव नहीं हुए तो हम क्या करें? अच्छा, आपके घर पे घर तो होगा ही सबका, उसके अंदर हम लोग रात को ताला लगाकर सोते हैं। क्यों सोते हैं? क्यों सोते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है कि चोरी हो जाएगी। ताला लगाने से क्या होता है? ताला लगाने से हम लोगों को क्या होता है? ताला लगाने से बताओ, चोरी रुक जाती है, तो सेटिस्फेक्शन आ जाता है। आप कैमरे लगाते हो, क्यों? सेटिस्फेक्शन आ जाता है। चोरी रुकेगी नहीं रुकेगी ये पता नहीं, पर अंदर से सुकून की नींद आ जाएगी रात को, यार हम तो ताला, फिर सुबह अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ताला तो लगाया था, फिर भी चोरी हो गई। अगर ताला नहीं लगाया होता और चोरी हो जाती तो फिर मन में एक अंदर से क्या ना वो पीड़ा रहती कि यार शायद ताला लगाना भूल गए, सलाह वो या तो घर वाले सुनाएंगे 4 बार, आसपास के लोग ज्ञान पेल के जाएंगे, ध्यान रखना चाहिए था ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, चोरी हो गई यार, तुम यार ताला लगाना भूल गए यार, गाड़ी बाहर खुली छोड़ दी। भले ही वो ताला लगाते तो भी चोरी होती, लेकिन अब वो सेटिस्फेक्शन था ना वो आ जाता है, राइट। इसी तरीके से क्या होता है, एंटिटी का मैं ओनर हूं, मेरे 1000-1500 कर्मचारी है, वही सारा काम करते हैं। अब मैं ये अचीव कैसे करूं? क्या लगा दो? कोई ऐसा सिस्टम लगा दो, ठीक है, सिस्टम जिससे मुझे अश्योरेंस मिल जाए, सिस्टम विच गिव्स, ठीक है, बीच में खाली जगह छोड़ रहे हैं, अश्योरेंस किस बात का? दैट ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड। ऐसा कोई सिस्टम बना दे हम, जैसे मुझे लगता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्मचारी हैं वो अपने राइट का, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो आने जाने का राइट है उसका मिसयूज करेंगे, टाइम से नहीं आएंगे, लेट जाएंगे, टाइम से नहीं आएंगे, जल्दी चले जाएंगे, छुट्टी कर लेंगे, राइट, ऑफिस के दौरान काम नहीं करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने लगा दिया बायोमेट्रिकल। ये सिस्टम है, क्योंकि हम नजर नहीं रख सकते ना कि ऊपर, आपको लगता है ऑफिस के कर्मचारी अपनी कंपनी से जो गाड़ी मिली है उसको मिसयूज करेंगे, तो हमने क्या कर दिया, हमने ड्राइवर को बिठा दिया, गाड़ी में ड्राइवर है, ड्राइवर को दे दी लॉग बुक, और ड्राइवर को फिक्स कर दिया इतना ही पेट्रोल मिलेगा, यानी पहले तो हिसाब ला के दे कि तेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली। और ये होता है क्या, रियल ट्रैकिंग होती है। ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जीपीएस लगाना है, वो तो आजकल सब गाड़ियों में वैसे ही आता है। ट्रैकिंग वो नहीं, ट्रैकिंग होता है लॉग बुक से मेंटेन करना। लॉग बुक से मतलब मान लो मैं ड्राइवर हूं और मैडम जो है ये हमारी अधिकारी है ना, अब इनकी गाड़ी मैं चला रहा हूं तो पेट्रोल तो मैं ही डलवाऊंगा, सरकारी गाड़ी है, तो मुझे पेट्रोल के पैसे जो मिलेंगे ना वो मुझे पहले हिसाब देना पड़ेगा। तो कंपनी को पता है ना यार कि गाड़ी 1 किलोमीटर के अंदर 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है, यानी 10 लीटर अगर पेट्रोल है तो गाड़ी लगभग 140 से 150 किलोमीटर चलेगी, तभी आप 10 लीटर पेट्रोल डलवाओगे। तो कंपनी मुझसे हिसाब पूछेगी ना कि 150 किलोमीटर का पैसे हिसाब दो, डलवाया था ना 10 लीटर पेट्रोल, उसका हिसाब। अब मैं हिसाब कैसे दूं? तो मुझे फिर नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, मैडम कब कहाँ कैसे गई, राइट, कितने बजे ऑफिस से निकली, घर कितने बजे पहुंची। ऑफिस से घर का डिस्टेंस हमको पता है 8 किलोमीटर है, तो 8 और 8 16, चलो थोड़ा सा और जोड़ लो, रास्ते में गाड़ी रुकती है, ट्रैफिक पे एंड पेट्रोल उसमें भी लगता है, 20 किलोमीटर, तो फिर 140 में 7 दिन तो निकल जाने चाहिए थे। 3 दिन बाद ड्राइवर फिर आ गया पैसे लेने, इसका मतलब गाड़ी का मिसयूज हो रहा है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसमें ओनर खुद शामिल नहीं है कहीं पे भी, ओनर थोड़ी गाड़ी की डिक्की में बैठ के चेक कर रहा है, नहीं, मतलब ड्राइवर के बगल में बैठा है या डिक्की में बैठा है चेक कर रहा है गाड़ी कितनी चल रही है, ये तो नहीं कर सकते ना। क्या बना दिया हमने? सिस्टम। सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिस्टम अपने आप काम करता है। हमने सिस्टम बना दिया, वहां ड्राइवर को, अब ड्राइवर के सर पे तलवार लटक रही है, गाड़ी नहीं मिली तो ये चिचियाएगी,
और गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिलेगा तो मैं चिचियाऊंगा, और पेट्रोल ज़्यादा मांगा तो अकाउंटेंट चिचियाएगा। तो करें क्या? तो फिर मैंने बोला मैडम वो गाड़ी का हिसाब देना पड़ता है, या तो आप ऊपर से बात कर लो, या तो मैं नहीं जाऊंगा स्कूल के छोड़ने बच्चों को टिफिन लेने, और ये आपकी मम्मी जी को घुमाने, पापा जी को घुमाने, इनको ये सब मैं नहीं करूंगा। मैं आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर लाऊंगा। इसके अलावा कुछ भी है तो आप पहले परमिशन दिलवा दो, परमिशन मिल जाएगी, बात खत्म, हो गया ना काम। परमिशन मिलेगी नहीं, मैडम ने मना कर दिया यूज करने के आज के बाद, बात खत्म हो गई, सिस्टम ने काम कर लिया, क्या हो गया? सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। तो सिस्टम बनाना पड़ता है। अब सिस्टम का यह मतलब नहीं कि सिस्टम कोई मशीन है, सिस्टम का मतलब हमेशा मशीन नहीं होता। सिस्टम मतलब या तो ये ऑटोमेटिक होगा या तो मैनुअल होगा, दो तरीके से होगा। मैनुअल में दिखता नहीं है। फॉर एग्जांपल वापस से हम उस वाले पे जाते हैं, आपने बायोमेट्रिकल लगा रखा है, सोचो 15 इंप्लॉई है, सो वाई टू इंप्लीमेंट बायोमेट्रिकल? बायोमेट्रिकल नहीं लगाओ, हमने बाहर गार्ड बैठा दिया, गार्ड अटेंडेंस ले रहा है। अटेंडेंस क्या मतलब? वो रिकॉर्ड कर रहा है। अब उसमें वो भी तो सिस्टम ही है ना। गार्ड बाहर बैठा है, गार्ड अटेंडेंस ले रहा है, अटेंडेंस मतलब टाइम रिकॉर्ड कर रहा है आने जाने का। इसीलिए कर रहे हैं ना हम कि कोई इंप्लॉय लेट आए तो उसको सैलरी कटे, जल्दी जाए तो सैलरी कटे, छुट्टी पर हो तो सैलरी कटे। ये भी तो सिस्टम ही है। ये सिस्टम क्या है? मैनुअल सिस्टम है, लेकिन काम तो ये भी यही कर रहा है ना, अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, राइट। उसकी जगह आपने बायोमेट्रिकल लगा दिया, काम वो भी वही कर रहा है। सिस्टम मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो वो आपकी इच्छा है, कौन सा लगाना है ना, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। पर सिस्टम लगाया ना, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? ये पूरा, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आ गई बात समझ में? आई क्या नहीं आई अच्छे से? नाउ दिस सिस्टम कुड बी मैनुअल और ऑटोमेटेड। वो हो सकता है कि आप कौन सा लगाएं, लेकिन सिस्टम है, ये सिस्टम कहलाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट। चलो वापस से पीछे आते हैं। आपने ताला लगाया, इस बात की गारंटी चोरी नहीं होगी। आप गाड़ी का ताला लगाकर अंदर बैठते हो, गाड़ी चोरी नहीं होगी, ये गारंटी है क्या? तो फिर ताला क्यों लगाया है? मतलब सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए लगाया, और कोई रीजन नहीं था? पक्का कुछ और भी होता होगा यार। शुरू से शुरू करते हैं। आपने रात को ताला लगाया, इसका पर्पस क्या है? सेटिस्फेक्शन, मन को शांति। खाली चोरी नहीं रुकती इससे? रुकती है ना, चांस तो कम होते हैं ना, यानी गारंटी तो नहीं आती। पर तो ये सिस्टम लगाने से भी आपको क्या मिलेगा? रीजनेबल। क्या नहीं मिल सकता? एक्यूरेट अश्योरेंस नहीं मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएंगे, पर ये रीजनेबल। तो ये सिस्टम ना ताला है। ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे ताला लगा के हमको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि भैया आप सब कुछ सही रहेगा, ऐसे ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाकर एंटिटी को अश्योरेंस मिलता है कि यार अपने ऑब्जेक्टिव अब अचीव हो जाएंगे। तो एंटिटी शांति से सुकून से बैठता है। और अपन ने बढ़िया अकाउंटेंट रखे हैं, अपन ने टैली लगा रखा है, टैली ऑटोमेटेड है, कंप्यूटराइज्ड वाला है, तो फ्रॉड नहीं होंगे। बायोमेट्रिकल लगा रखा है, कोई इंप्लॉय लेट जल्दी आ नहीं सकता। लॉग मेंटेन हो रही है गाड़ी की, तो कोई मिसयूज नहीं कर सकता। अब सुकून है, अब मैं अपना बाकी काम पे फोकस कर पाऊंगा। इसको कहा जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आसान भाषा में समझें, राइट। ऐसा, इसको छोड़ दीजिए, ऐसा कोई भी सिस्टम विच गिव्स अ रीजनेबल अश्योरेंस टू मैनेजमेंट regarding achievability of its objective system, right, by which organization gets reasonable assurance about achievability of its objective. Objective means financial reporting will be on timely and reliable basis, right, compliance with the laws and regulation, right, और और adherences to the accounting policies, ये सब आपको benefit मिल जाएगा। बात खत्म, बस। अच्छा, अब ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम ना बेटा बाजार में नहीं मिलता। मैंने कल आपको एक चीज कहा था, छोटे गेट पे छोटा ताला, बड़े गेट पे बड़ा ताला। सामने वाले का गेट छोटा छोटा ताला है, आपका गेट बड़ा है, आपने छोटे ताले को अपने गेट में लगा दिया कॉपी मार के, क्या फायदा रहा है? उसके पास बाइक है, आपके पास कार है, उसने बाइक के लिए कवर लेकर आया ढकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड, आप भी वही कवर ले आए और अब उसको गाड़ी पे लगा रहे हो। क्या सेंस निकल रहा है इस बात का? कोई नहीं ना। हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपनी जरूरत के हिसाब से लगाते हैं, यानी सिस्टम ना बेटा बाजार में नहीं मिलता, ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन करते हैं, ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन करके इंप्लीमेंट करते हैं। सिस्टम इंप्लीमेंट करना होता है, कॉपी नहीं मारना होता। जो आपकी जरूरत है, मेरे यहाँ पे 15 इंप्लॉय है, तो मैं क्यों बायोमेट्रिकल लगाऊंगा भाई? बायोमेट्रिकल लगाने, आपको लगता है वो तो आसान है, बायोमेट्रिकल में सैलरी, अरे एक बंदा अंदर एचआर में बिठाना पड़ेगा भाई, जो बंदा इस बात का ट्रैक करेगा कि वो अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है, उसको निकालेगा, फिर अकाउंटेंट को देगा। तो फिर इससे तो मैं बाहर एक अकाउंट, वो गाड़ी बिठा दूंगा। एक तो गार्ड सस्ता मिलेगा,
अंदर जो बंदा होता है वो 20,000 का आएगा, एमबीए वाला आएगा ना एचआर, वो तो गार्ड थोड़ी ना एमबीए होता है, गार्ड तो 15,000 में आ जाएगा। फिर प्लस वो रजिस्टर में मेंटेन करेगा, मूछे बड़ी बड़ी होंगी तो साला कोई लड़ेगा नहीं उससे। एचआर वाले को तो कौन कब बाई चांस अगर एचआर वाला ज्यादा कुछ कर रहा है उंगली, तो वो क्या करेगा, वो तो एक आध थप्पड़ लगा देगा एचआर वाले को। गार्ड को लाकर दिखाओ, वो ऐसे उठा के ऐसे पटक देगा आपको जमीन पर। तो हमारे कितने पर्पज सॉल्व हो रहे हैं। तो आप दूसरे का कॉपी नहीं मार सकते ना। इट इज लाइक सिस्टम डिजाइन इंप्लीमेंट। अच्छा इंप्लीमेंट करा, अब आता है मेंटेन। ये मेंटेन क्यों, ये दो तो समझ में आ गया। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम को डिजाइन करा, तो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम को इंप्लीमेंट भी कर दिया, ठीक है। अब हमने डिजाइन करा, इंप्लीमेंट करा, तो ये मेंटेन कहां से आ गया। सी व्हेनेवर देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर माइट बी अ नीड टू चेंज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जांपल 15 एम्प्लॉय थे, आपने गार्ड बिठा रखा है, वो अटेंडेंस ले रहे हैं, एम्प्लॉय हो गए 15 से 500, 50 ही हो गए, 500 छोड़ो आप, 50 हो गए। अब वो बेचारा गार्ड क्या करे, भारत है ना, यहां साला सब लोग एकदम मक्कार किस्म के लोग हैं। अगर 9:30 का टाइम है, सारे लोग 9:20 पर ही आएंगे, 9 बजे कोई नहीं आ रहा। अब वो एक गार्ड रजिस्टर, टाइम लगता है ना एंट्री में, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे, गार्ड से लड़ रहे हैं। अब गार्ड क्या करेगा यार, एंट्री करने में इट नीड सम टाइम, एटलीस्ट 30-40 सेकंड लगेंगे। तो अभी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो हमको सिस्टम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बायोमेट्रिकल लगाना पड़ेगा, राइट। इसको कहते हैं मेंटेन करना। एम्प्लॉय हो गए 500, आपने बायोमेट्रिकल लगा रखा, आएंगे सब के सब वही 9:20 पर। अब वो लद रहे एक दूसरे के ऊपर, कोई ऊपर से चढ़कर आ रहा है, कोई नीचे से निकल कर आ रहा है, कोई लड़की कह रही है बोले हमारी अलग लाइन होती है। वो 15 लोग लगे पड़े लड़के बेचारे लाइन में, क्योंकि 9:30 से ऊपर होते ही वो सैलरी कटेगी। यही सिस्टम होता है, 9:30 से अगर 1 सेकंड भी आप लेट हो गए, हाफ डे सैलरी गई, राइट। तो सब लद रहे हैं, बुरी तरीके से चढ़ रहे हैं, एक दूसरे के थप्पड़ मार रहे हैं, घुसे मार रहे हैं, लड़के एक दूसरे के बाल पकड़ के खींच रही है। जस्ट इमेजिन क्या चल रहा है। अब वो जो आपने लगाया वो काम नहीं, 2 लगा दिए, तो अब ये खतरनाक ही उखाड़ के घर ही ले गया, बोले झंझट ही खत्म, घर पे लगा लेंगे सुबह शाम, बाकी दिन में बच्चे खेल लेंगे। नहीं, अब तो क्या करें बताओ, चेंज करना पड़ेगा ना। तो फिर हमने वो पंच कार्ड लगाया, कार्ड आता है ऐसा गले में डाल लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, उसको ऐसे पंच करते हैं, वो जरा जल्दी हो जाता है, वो दूर से भी ले लेता है। आप इसको ऐसे टच करने की जरूरत नहीं, आपने दूर से करा वो हो जाएगा, कार्ड यहाँ लटका है ऐसे, तो थोड़ा फास्ट होता है। 5,000 एम्प्लॉय हो गए, अब वो भी काम नहीं करेगा क्योंकि वही सब एक साथ आएंगे, तो बड़े स्कैनर लगाते हैं। आप कार्ड को अपनी पॉकेट में रखिए, वॉलेट में रखिए, या जो भी आपके हाथ में बड़ा सा बैग है, लड़कियों का इतना बड़ा बैग होता है जिसमें इतना सा सामान होता है काम का, उसमें कहीं रख लो। आप बाहर नहीं निकालना है कार्ड को, आप चलते जाओ, वो जो स्कैनर है वो अपने आप स्कैन कर लेगा। तो ऐसा एकदम थोक के भाव में आ रहे हैं सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप स्कैन कर लेगा। ये कहलाता है इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करना, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपका इंटरनल कंट्रोल थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। है तो सही, काम नहीं करा, मतलब ये एक तरीके से जंग लगे ताले जैसा हो गया। नहीं, ताला चेंज ही नहीं कर रहे आप, जब खोलने गए तो खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस ऐसे खींचा ही था, वो अपने आप ही हाथ में आ गया। चोर कह रहा है ये बढ़िया ताला है वो बेचारा चाबियां लाया डुप्लीकेट बहुत सारी, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बेकार हो गया ना इंटरनल कंट्रोल। इसीलिए इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन। अब देखो इसको और इसको जोड़ दो, ठीक है। कैसे जोड़ देते हैं, इंटरनल कंट्रोल इज अ सिस्टम, डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन। कौन करेगा ये सारा काम। अब तो तुम सीख गए यार, ऑडिट अपने आप ही बता देते तुम, राइट। यही खूबसूरत है, खूबसूरती ऑडिट की। थोड़े दिनों बाद ऐसा होता है कि बच्चा ही अपने आप समझने लग जाता है अब आगे क्या आएगा ना। पिक्चर होती है वो डेली सोप, 15-20 एपिसोड देख लो, अब पता लग जाएगा अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। ये वैसा ही है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन सिस्टम, डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय मैनेजमेंट, राइट, विच गिव्स अ रीजनेबल अश्योरेंस टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग अचीवेबिलिटी ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब ये वाले ऑब्जेक्टिव, खत्म कहानी। इतना सही है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, अब ये इंटरनल कंट्रोल आपने लगा दिया, जैसे आपने पढ़ा, यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ये आपको क्या नहीं देता, ये आपको गारंटी नहीं देता, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी भी हाल में आपको गारंटी नहीं दे सकता, तो इट गिव्स अ रीजनेबल एश्योरेंस। ये इसका पहला लिमिटेशन है, राइट। अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें तो इसका पहला लिमिटेशन ही क्या है, इट गिव्स ओनली रीजनेबल एश्योरेंस। इसका इलाज, इसका कोई इलाज नहीं है बेटा। ऐसा दुनिया में कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं जो आपको ये गारंटी दे दे कि यार नहीं होगा। ऐसा कोई ताला दुनिया में नहीं बना। सोचो ना यार, अभी आप 7-8 दिन पहले की न्यूज़ पढ़ो। खैर न्यूज़ आप पढ़ते नहीं होंगे क्योंकि आप लोग तो अखबार ही नहीं पढ़ते होंगे, तो पता कैसे चलेगा। इस भारत में सबसे सेफ जगह कौन सी होगी जहां पे आप अपना पैसा रख सकते हो या कोई भी अपना पैसा रख सकता हो।
बैंक में भी कौन सा बैंक, अच्छा सरकार का पैसा, नए नोट सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां होते होंगे? आरबीआई। आरबीआई में भी कहां? आरबीआई में एक होता है सेंट्रल चेस्ट, सुना है आपने कभी? एक होता है सेंट्रल चेस्ट। सेंट्रल चेस्ट का मतलब होता है जहां पे नए नोट छाप के रखे जाते हैं। वो कितना हाई सिक्योरिटी जोन होता है पता है आपको? सेंट्रल चेस्ट के अंदर हर किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है। नए नोट छप रहे यार, कोई भी उठा के ले जाए तो क्या कर लेंगे? एक बंदे ने वहां से 16 करोड़ रुपए गायब कर दिए, सोचो आप। और मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना, अपनों से सावधान। अंदर काम करने वाला कर्मचारी तक किस में लेके गया? कूड़े के डिब्बे में रख के ले गया 16 करोड़ रुपए, और किसी को पता नहीं चला। आप सोचो इससे ज्यादा कोई ऐसी जगह कैसे हो सकती है जिसमें कोई आदमी अपने पैसे को सेफ रख सके? तो इसलिए दुनिया में कोई बेटा ऐसा इंटरनल कंट्रोल नहीं होता जो आपको ऐसी कोई गारंटी दे सके जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि भैया इससे बेट नहीं हो ही नहीं सकता। तो इट इज लाइक ऑलवेज रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है। दूसरा एक वर्ड होता है कल्यूजन, अगर आपने कभी सुना हो। इसको हिंदी में बोलते हैं सांठगांठ, ठीक है। सांठगांठ करना मतलब आपस में, देखो आपने इंटरनल कंट्रोल लगाया, मैं थोड़ा स्पेसिफिक करता हूं। हमने कहा इंटरनल कंट्रोल दो तरह के होंगे, ऑटोमेटेड एंड मैनुअल। ऑटोमेटेड का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटेड मतलब सिस्टम कोई ऐसा लग रहा है जैसे टैली है, टैली इज अ काइंड ऑफ ऑटोमेटेड, बायोमेट्रिकल है। मैनुअल का मतलब होता है जहां पे मैनुअली आपने ड्यूटीज को इस तरीके से एलोकेट करा है कि एक आदमी के हाथ में पूरा कंट्रोल ना हो। फॉर एग्जाम्पल जनरल एंट्री एक बंदा करेगा, लेजर दूसरा बंदा बनाएगा, राइट, ट्रायल बैलेंस तीसरा बंदा बनाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अगर किसी ने जनरल एंट्री बनाने समय कोई गलती करी होगी तो जनरल एंट्री करने के बाद लेजर वाला पकड़ लेगा, लेजर वाले ने कोई गलती करी होगी तो ट्रायल बैलेंस वाला पकड़ लेगा। यही रीजन है ना। टैली जब आया तो उसमें ही सब हट गया, क्योंकि टैली में सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, पर मैनुअल होता तो आप यही करते ना। सोचो अगर ये चारों बंदे आपस में मिल जाए तो जनरल एंट्री, अब आप तो खुश हो कि हमने इंटरनल कंट्रोल लगाया है और मैंने पूरा ध्यान रखा था कि यार ये जनरल एंट्री करे, ये लेजर बनाए, और इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता ना हो, बल्कि एक दूसरे के एंटी हो, राइट। वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ये पी एंड एल बैलेंस शीट बनाएगा। पर इन चारों ने मिलकर अगर आपस में कुछ इस तरीके से साठगांठ कर लिया, लग गई आपकी तो इंटरनल कंट्रोल की। क्या करोगे अब आप? कुछ नहीं कर सकते आप। सो कल्यूजन इज द सेकेंड प्रॉब्लम और सेकेंड लिमिटेशन जो आपके इंटरनल कंट्रोल को क्या कर सकती है? इनइफेक्टिव कर सकती है, उसकी अचीवेबिलिटी। ये रीजनेबल एश्योरेंस का एक रीजन ये भी है। तीसरा, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दो पॉइंट है, मैं एक साथ लिख रहा हूं, डिसीजन बाय मैनेजमेंट, और इसी में एक और है वर्ड ह्यूमन जजमेंट। ये एक्चुअली में एक ही पॉइंट है, आप इसको एक चीज समझो। डिसीजन बाय मैनेजमेंट, ह्यूमन जजमेंट। इंटरनल कंट्रोल लगाया किसने? यानी हर आदमी अपने हिसाब से बढ़िया ही काम करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम तो बढ़िया ही काम कर रहे हैं, हमारा तो मोटिव यही है कि इंटरनल कंट्रोल बढ़िया से बढ़िया लगाए, लेकिन अब यार देखो हर आदमी लगा रहा है दिमाग, जजमेंट ही तो है यार, है तो इंसान ही ना, ह्यूमन जजमेंट है, गलत हो सकता है। आपको लगा यार इस इंटरनल कंट्रोल से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, अब नहीं हो पाए तो यार नहीं हो पाए, क्या करें फिर, इसका क्या इलाज है यार? तो नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, इसमें आप कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते आप, इसका कोई इलाज नहीं है बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमन जजमेंट या डिसीजन बाय मैनेजमेंट। देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ दिस पॉइंट। आई बात समझ में? इसका अगेन कोई इलाज नहीं, क्योंकि गलती तो बेटा किसी से भी हो सकती है, देश के राष्ट्रपति से भी गलती हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री से भी गलती हो सकती है, अगर वो इंसान है तो। एआई है तो हो सकता है ना, लेकिन इंसान है तो ह्यूमन जजमेंट लगेगा, इट मे बी रॉन्ग। डिसीजन बाय मैनेजमेंट हमने तो बहुत बढ़िया सोच के लगाया था यार, चारों को अलग अलग काम दे, अच्छा सोचा ना, फिर भी क्या हुआ? कल्यूजन हो गया। तो इसका कोई इलाज नहीं। आई बस में। सो देयर मे बी लाइक ये कुछ लिमिटेशंस है। रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा, कल्यूजन अमंग द एम्प्लॉइज हो सकता है, डिसीजन बाय मैनेजमेंट विच मे बी रॉन्ग, ह्यूमन जजमेंट शायद आपने गलत डिसीजन लगा दिया, काइंड ऑफ। ये है इनहेरेंट कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस। और इनहेरेंट लिमिटेशंस, लिमिटेशन भी बोलने के बजाय इनहेरेंट, बट ठीक है लिमिटेशन छोड़ देते हैं, करेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट, आपको याद है लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हमने एक चीज पढ़ा था, एक आता है कंट्रोल रिस्क, इसी वजह से आता है। यह है ऑडिट का फायदा। मैंने आपको कहा था तब कि बहुत सारी चीजें आगे जब जाओगे ना तब समझ में आएंगी, वो पीछे जो आप पढ़कर आए ना उसको जब आगे पढ़ते जाओगे तब लिंक होना चालू होगा। इसलिए क्या होता है ना, चैप्टर 1 और 2 तक तो बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आता, 3 से क्या होता है ना, वो चीजें लिंक होने लगती है ना, तब हमको लगने लगता है कि यार अब आ रहा है, अब आपको यहां आकर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कंट्रोल रिस्क का रीजन क्या है। अब तक आप ये सुनते रहे इंटरनल कंट्रोल में कुछ कमियां होती हैं, फ्रॉड एंड एरर, क्यों नहीं पकड़ पाता फ्रॉड एंड एरर?
इनकी वजह से नहीं पकड़ पाता। समझ गए आप? अब आप अपने नोट्स का पहला पेज खोलिए। खोला आपने? सी दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन और इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय मैनेजमेंट, राइट? चूंकि आपने अभी TCWG पढ़ा नहीं तो मैं बात ही नहीं कर रहा इसकी। टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग, रिलायबिलिटी के साथ टाइमली भी है। सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, एक पॉइंट और है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, राइट? नीचे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरनल कंट्रोल। क्यों पढ़ना है? नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें आगे का ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना है। कौन सा आगे का? सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव, क्योंकि कंप्लायंस तो हो ही चुका, कंप्लायंस में तो चेक कर रहे होंगे, तो सब्सटेंटिव पता है। इसमें क्या पता ना, देखो ये क्या पता चलेगा, यू विल नो, कम टू नो द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, तो उससे हमें पता चलेगा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कहां आ रहा है। उससे हम लोग जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है उसका एनटी डिसाइड कर पाएंगे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब सब्सटेंटिव। यानी अगर इस पूरे की मैं बात करूं तो आपको एक बहुत छोटी सी बात है कि इंटरनल कंट्रोल के बारे में इसलिए जानना है क्योंकि हमें यह पता चलेगा कि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कहां पर है। कौन से रिस्क के बारे में पता चलेगा? कंट्रोल रिस्क के बारे में। इनहेरेंट रिस्क के बारे में पता चलने के बाद आपने कंप्लायंस लगाया होगा, कंप्लायंस लगाने के बाद पता चलेगा कंट्रोल रिस्क। लेकिन आप ऐसे स्पेसिफिक मत करो, आप जनरलाइज्ड ही रहने दो, राइट? इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानने से हमें पता चलेगा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कितना है। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट यहां पर कंट्रोल रिस्क के लिए बोला गया। उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कहां कहां मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो आप सब्सटेंटिव की जगह फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लिख दो। सर सब्सटेंटिव लिख दिया तो, अरे लिख दिया तो कुछ नहीं हो रहा, कोई गलत नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, राइट? वो भी लिख सकते हो। आगे बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? चलो अब आते हैं नीचे लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? देखो, पहला लिमिटेशन, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस, अभी आपने पढ़ा। ह्यूमन जजमेंट, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, पहला सॉरी दूसरा और पांचवा सेम ही है, ठीक है? देखो, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट बाय मैनेजमेंट। पहला आई गया रीजनेबल एश्योरेंस। कल्यूजन, मैंने आपको सिर्फ दो नहीं बताया, छठा लिमिटेशन नहीं है एक्चुअल में, वो नेचर है, बट कोई नहीं। ये वाला एक है, ये लिमिटेशन नहीं है, ये इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशन नहीं है, इसलिए आपको वहां नहीं पढ़ाते। आप ध्यान से सुनिएगा जरा, ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है। ये दोनों लिमिटेशन नहीं है, ये नेचर है। ये किसका? स्मॉल एंटिटीज। देखिए स्मॉल एंटिटीज में क्या होता है ना, स्मॉल लिमिटेशन नहीं है बेटा, लिमिटेशन तो वो होती है कि हमने तो बढ़िया ही करा, उसके बाद भी कुछ कमियां रह गई, उसको लिमिटेशन बोला जाता है ना। ये लिमिटेशन क्यों नहीं है? छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ओनर इज लाइक हैविंग अ डायरेक्ट कंट्रोल, हर चीज पर उसकी नजर है। अब हर चीज पे नजर है तो क्या होता है, तो ये कि हर चीज में वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो इंटरफेयर कर रहा है, तो आप बहुत बड़ा इंटरनल कंट्रोल लगाने की नीड नहीं है। और वैसे भी आप बहुत बड़ा इंटरनल कंट्रोल नहीं लगा सकते भी। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल लगाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। सेग्रीगेट करोगे ना ड्यूटीज, छोटा ऑर्गेनाइजेशन कहां से लेकर आएगा इतना पैसा? तीसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इंटरनल कंट्रोल लगा भी दिया। अब छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, मालिक जो होता है ना वो हर काम में उंगली करता है, तो जब मर्जी आएगी ना उसका, तब वो इंटरनल कंट्रोल को वायलेट कर देगा। क्या होता है ना, एक चीज आप ध्यान रखो, ज्ञान जो होता है ना बेटा, वो दूसरों को पेलने के लिए अच्छा होता है। जब खुद के ऊपर लगाने की बारी आती है ना, तो ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ये जो आदमी ज्ञान की बात करता है ना, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको वैसा करना चाहिए था, आपने ये गलती करी, ज्यादा ज्ञान सुनना नहीं, ज्यादा तो कोई ज्यादा ज्ञान देना, सुनना नहीं, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से बेहतर ही करता है। कौन बुरा करना चाहता है अपना? ऐसा कौन सा आदमी जो मरना चाहता है खुद ही? यार नहीं ना। तो कोई भी आदमी अगर गलत डिसीजन ले रहा है या कुछ गलत हुआ तो उसकी गलती से हो गया भाई, वो सीख जाएगा। यही प्रोसेस है लर्निंग का, गलती करते हैं सीखते हैं, गलती करते हैं सीखते हैं, दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है किसी से, कोई ज्ञान देना, ऐसा नहीं करना। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है वो खुद जब इंटरनल कंट्रोल लगाता है तो इंप्लॉय से एक्सपेक्ट करता है कि आप तो इंटरनल कंट्रोल फॉलो करो। जब खुद को फॉलो करने की बारी आएगी ना, तब पीछे। कर्मचारी 9:30 बजे आने चाहिए, भाई खुद 9:15 बजे उठता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वो फॉलो करवा पाएगा इंटरनल कंट्रोल? ये प्रॉब्लम है। बट ये तो उसका नेचर है, ये इंटरनल कंट्रोल का नेचर है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। देखो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। अरे फ्यूअर एम्प्लॉइज हैंस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज नॉट प्रैक्टिकल, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है तो ज्यादा लोगों में हम ड्यूटी सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ओनर मैनेजर मे बी एबल टू एक्सरसाइज इफेक्टिव ओवरसाइट
छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं उनका खुद का डायरेक्ट इंटरफेरेंस रहेगा, तो वो लोग खुद ही अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं, इंटरनल कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है. लास्ट, ओनर मैनेजर मे बी एबल टू ओवरराइड द कंट्रोल्स. ओवरराइड मतलब खुद ही इंटरनल कंट्रोल को ब्रेक डाउन कर देंगे. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल कंट्रोल ज्यादा काम नहीं करता. इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? जो ये वाला. अच्छा, अब आप एक बार ना रेड को पढ़िए. आपको देखो रेड पढ़ के क्या होगा, यहां पे देखो, लिमिटेशन इन स्मॉल एंटिटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नॉट प्रैक्टिकेबल. बाकी नहीं पढ़ना आपको. ओनर मैनेजर एबल टू एक्सरसाइज इफेक्टिव ओवरसाइट. सिर्फ वही पढ़ो जो रेड है, उससे सेंटेंस का मीनिंग भी निकलेगा और आपको समझ में भी आएगा, पढ़ना भी कम है. इंटरनल कंट्रोल अगर छोटा है तो ओनर मैनेजर खुद ही पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहां इंटरनल कंट्रोल है भी और नहीं भी है, मतलब बोलने के लिए नहीं है, मतलब वो खुद ही उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं. सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनर मैनेजर में ओवरराइड द कंट्रोल, राइट. तो वहां इंटरनल कंट्रोल काम नहीं करेगा. अगर मैं क्लास में 7:30 की जगह 7:45 आऊं तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है तुम्हें 7:30 बजे बुलाने का. मैं बोलूं ना बोलूं, अगली बार तुम नहीं आओगे. तुम आज मेरे कहने पर आए क्योंकि तुम जानते हो कि मैं टाइम पर आता हूं. आप इस बात को समझो. जब तक आप खुद नहीं होंगे ना वो काम, मैं अगर 3 बजे की क्लास में रोज 3:45 बजे पहुंचूं, 3:30 बजे पहुंचूं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा तो भी आप नहीं आने वाले. आज अगर मैं क्लास में 7:45 बजे आता ना, तो अगली बार तुम 7:30 बजे नहीं आते, नहीं आओगे. तो ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, वहां पे ओनर मैनेजर इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड करते हैं, इसलिए वहां पे इफेक्टिव नहीं है. ठीक है ना. अच्छा, अब आते हैं ऊपर, एक था लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. दिस इज लाइक एन लिमिटेशन, दिस इज अ लिमिटेशन विच कैन बी कंट्रोल्ड. कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो इंप्लॉइज हैं, आपने इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया बनाया, पर फॉलो किसको करना है? एम्प्लॉइज को. उनको आपने इंटरनल कंट्रोल के बारे में समझाया, लेकिन आपने उनको इंटरनल कंट्रोल का पर्पस नहीं समझाया. तो होता यह है कि जब उनको पर्पस नहीं पता, वो उस इंटरनल कंट्रोल को फॉलो कर रहे होंगे, बट उसका उतना इफेक्टिव आउटपुट नहीं आएगा. आपने लोगों को बोला भैया ये मशीन लगा दी, इसमें पंच करके जाओ. क्यों नहीं बताया? ना ये बता रहे हो लेट आओगे तो सैलरी कटेगी, ना ये बता रहे हो जल्दी जाओगे तो सैलरी कटेगी, ना ये बता रहे हो छुट्टी करोगे तो सैलरी कटेगी. बोले बस पंच करना. लोगों को लग रहा है ठीक है यार, वो हमारे फिंगरप्रिंट्स ले रहे होंगे, रोज रोज चेक करते होंगे, हम ही है ना जो अंदर आ सकते हैं, एलिजिबल है. यानी उनको बस लग रहा है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्होंने लगा रखा है. तो कुछ एक दो हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने गेट खोला. अब गेट खुलेगा तो गेट तो खुलेगा ही ना, तो उसके पीछे 4 लोग और आ गए. उनको ये पता ही नहीं है ना कि पंच करने का पर्पस सैलरी कटना है. अब वो लोग उसको उतना सीरियसली ले ही नहीं रहे. उनको बोला ठीक है यार, अपन तो रोज ही जाते हैं, चल दिए अंदर. जब उनको ये बताओगे कि भैया इससे सैलरी कटती है, अगर नहीं आओगे ना, तब देखो आप, फिर एक भी कर्मचारी ऐसा होगा ही नहीं, वो चाहे मर जाए अपना अंगूठा काट के तो लगाएगा ही. यहाँ पे बाहर मर रहा है, लेकिन वो बोल रहा है बोले काट दो इसको और लगा दो, कम से कम सैलरी तो मिलेगी आज की, राइट. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर्पस पता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द पर्पस, राइट. अगर ये नहीं पता तो भी इंटरनल कंट्रोल काम नहीं करेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इज लाइक वेरी क्लियर. चलें आगे हम लोग. अब आते हैं, हमने जैसा कल कहा था कि हमें पहले इंटरनल कंट्रोल को समझना पड़ेगा. ठीक है, समझना पड़ेगा. जब तक हम इंटरनल कंट्रोल के बारे में सारी बातें नहीं जान लेते, तब तक इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है. आप देखेंगे नोट्स में इवैल्यूएशन 4थे या 5वें पेज के बाद में आएगा, एक टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. लास्ट से 3rd या 4th पेज होगा, उस पे लिखा होगा इवैल्यूएशन, है ना. उससे पहले तक हमें सिर्फ इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ना है. लाइक वी नीड टू गो थ्रू विद द एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ये 4 एस्पेक्ट्स है, मतलब इंटरनल कंट्रोल को पढ़ने समझने में हमें कम से कम 3-4 पेज लग जाएंगे, पर आसान है, सिंपल है. अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग. व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इट्स अ सिस्टम डिजाइन, implemented and maintained by management, right, which gives reasonable assurance about achievability of entities objective. कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 4 ऑब्जेक्टिव हैं. पहला, फाइनेंशियल, टाइमली एंड रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है. दूसरा, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स. ठीक है. तीसरा, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, और साथ में जोड़ दो कंप्लायंस विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज. चौथा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन. ठीक है. इनहेरेंट लिमिटेशंस कितनी है? 6. पहला, रीजनेबल अश्योरेंस देगा. सेकंड, कल्यूजन.
तीसरा मैनेजमेंट डिसीजन, चौथा ह्यूमन जजमेंट, पांचवा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, छठा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब जो भी आपने ऊपर पढ़ा ना वो सारा एज इट इज नीचे रिपीट होगा। ये जो पूरा पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें रिपीट होगा। कैसे अभी बताता हूं, पहले ऊपर चलो, नीचे नहीं जाना अभी। इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमको 4 बातें पढ़नी है। अच्छा, चारों हेडिंग भी आपको सुन के लगेगा यार 4 हेडिंग है, याद करना है। याद नहीं करना है, बहुत सिंपल है। पहला है इंटरनल कंट्रोल के बारे में जनरल अंडरस्टैंडिंग, एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल अंडरस्टैंडिंग मतलब इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, उसके लिमिटेशंस क्या है, स्मॉल, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। हाँ तो पढ़ चुके हैं हम लोग, जनरल अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ चुके हैं। जनरल नेचर देखो 1 जनरल नेचर में क्या क्या आ रहा है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े, ये 4 ही तो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ना आपने। लिमिटेशंस पढ़े थे, यही पढ़े थे आपने। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा था डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट ड्यूटीज, मैनेजमेंट कैन ओवरराइड। इजी पॉइंट ये है कि इंटरनल कंट्रोल लगाना आसान होता है, छोटा हो गया बस खत्म, जनरल नेचर खत्म, सिंपल है ही नहीं कुछ। नहीं दोबारा क्यों लिखा, एक ही बार लिख देते सर, नहीं, ये फीलिंग नहीं आती ना खुशी वाली कि ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस ये फील लाने के लिए कि यार ये तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए दोबारा लिखने की मेहनत करी। ठीक है, अच्छा जनरल नेचर आ गया, इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ऑडिटर के लिए, कि क्या मुझे सारे इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं क्या। देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि फाइनेंशियल एरियाज में इंटरनल कंट्रोल होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एरियाज होते हैं ना, सब में इंटरनल कंट्रोल होता है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स, परचेस, सब में होगा। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सब में होगा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन हम लोगों को तो सारे इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं करने होते ना। तो जैसी ऑडिटर ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल की जनरल अंडरस्टैंडिंग ले ली, राइट, उसके बाद, या छोड़ो आप एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को छोड़ो, आपने इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानकारी ले ली, एंटिटी को छोड़ देते हैं अभी अपन। ये तो जनरल है ना, ये जनरल है, यानी हमने यहां पर एंटिटी स्पेसिफिक नहीं करते हम लोग, जनरल है। ये जनरली किसी भी एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, जनरली किसी भी एंटिटी में ये लिमिटेशन होती है, जनरली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें होती है, ऐसा हमने जनरल पढ़ा। अब आप एंटिटी में घुसो, ये पहले पढ़ के जाना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट, आप ऐसे इमेजिन करो, जब मैं पढ़ाऊं ना तब आप इमेजिन किया करो कि आप ऑडिटर हैं, है ना, आप किसी एंटिटी में जा रहे हैं, तो ये तो मुझे आता था, राइट, ये दिमाग में सेट था। अब अपन ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो पहला फैक्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल कैसे होंगे, यानी हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इस और बाकी मत देखना, इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल अलग होंगे, पढ़ा था ना अभी। हर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल का अपना नेचर अलग होता है, उसका एक्सटेंट अलग होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी। अब वो कैसे लें, वो कैसे लें, बात की बात है, पहले ये इंपॉर्टेंट है कि क्या मुझे सारे इंटरनल कंट्रोल चेक करने पड़ेंगे क्या। एक ऑर्गेनाइजेशन में तो एचआर, परचेज, मार्केटिंग, सेल्स सब होते हैं, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे लिए कौन से इंटरनल कंट्रोल्स रेलेवेंट है। आपके पास अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा, आप दुख पल में सारे इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हो, सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे नहीं करना होता, रैंडमली नहीं, पहले छांटो, फिर जो आदमी सिलेक्शन करे बिना, हम सैंपलिंग कर रहे हैं इसीलिए ना कि सब चेक ना करना पड़े, तो वही रूल यहां लगाना था। आपको इंटरनल कंट्रोल में सारे इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं करने हैं, वही इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हम लोगों ने जनरल नेचर पढ़ा, उसके बाद हमारे लिए यह देखना जरूरी है कि हमारे लिए कौन से इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट होते होंगे। ठीक है, उसके बाद जो जो हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट है, देखो रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल, उन रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल। तो हम आपको बताएंगे कौन से इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट है, हम आपको बताएंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है। फिर आखिरी पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल की कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। ठीक है, कि इंटरनल कंट्रोल की कितने कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग। ये एक्चुअली दोनों साथ चलते हैं, पढ़ते हम अलग अलग हैं। यानी जब आप इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे, कैसे लेनी है ये मैं बताऊंगा, लेकिन इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए 5 पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, इन 5 पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग लोगे, जैसे कल पढ़ा था ना, उन 4 चीजों की अंडरस्टैंडिंग लो लोगे तो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी,
ऐसी अगर हम यहाँ जो 5 कंपोनेंट्स पढ़ेंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग ले लोगे तो इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वो 5 कंपोनेंट कैसे है, पहला सवाल। और उन 5 कंपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है, दूसरा सवाल। जैसे कल पढ़ रहे थे ना, किन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और कैसे लेनी है, ठीक है। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? यहां तक सब क्रिस्टल क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इस बात की कि आपको अगर ये समझ में आ गया ये क्या है, पर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या है, तो ये समझना बेकार है, इसका कोई सेंस नहीं रह जाता ना। पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए हमेशा एक बात रखो, एक वर्ड होता है बर्ड्स आई व्यू। समझते हो बर्ड्स आई व्यू? बर्ड्स आई व्यू का मतलब इसे ऊपर से देखते हैं, है ना। कभी किसी भी जगह का मैप देखा जाता है, डू यू नो व्हाई वी यूज्ड टू सी अ मैप? मैप गिव्स यू अ बर्ड्स आई व्यू, राइट। तो कभी पहले जमाने में क्या होता था ना, सड़कें नहीं होती थी, जीपीएस नहीं होता था, गूगल मैप नहीं हुआ करता था, तो हाउ डू पीपल ट्रेवल, स्पेशली जब अगर आप जंगलों में हो, पहाड़ों में हो, अंदाजे से चलते थे। अंदाजे से कैसे? वो मैप है, तो मैप में पता है ये यहां और वहां तक पहुंचना है, तो एक अंदाजे से चल रहा है, इस तरफ घूमना है अपने को धीरे धीरे, तो रास्ता बनता जा रहा है, वो देखते जा रहे हैं इधर घूमने। ये होता है बर्ड्स आई व्यू। इसलिए आपको अंदर का याद है या नहीं ये इतना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको ये पता है हम पढ़ क्या रहे। सो आपको ये पता है कि यार मुझे इससे क्या लिंक करूं, कि यार हम इस टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल, बट एक्चुअल में हमें इंटरनल कंट्रोल इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटिटी के जनरल नेचर, राइट। सेकेंड नंबर पे इंटरनल कंट्रोल कौन से हमारे लिए रेलेवेंट है, और फिर आता है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी, और उसके लिए हमें इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। क्लियर? अब आते हैं हमारे लिए कौन से इंटरनल कंट्रोल्स रेलेवेंट है। लेकिन एक बार इसको अपन छोड़ देते हैं, अपन एक बार यहां चलते हैं। कौन से इंटरनल कंट्रोल हमारे लिए रेलेवेंट होते होंगे, कौन से होते होंगे आप बताओ? कौन से कंट्रोल्स में बी रेलेवेंट टू ऑडिटर? नीचे नोट्स में से पढ़ के नहीं, आप वैसे अंदाजा लगाकर बताओ कौन से इंटरनल कंट्रोल आपके लिए रेलेवेंट होते होंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? हमने यही तो पूछा ना, जो हमारी ऑडिट के लिए रेलेवेंट है, हैं? मटर पनीर बनाने के लिए क्या चाहिए? मटर और पनीर। तो हमारी ऑडिट के लिए रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स कौन से, जो हमारी ऑडिट के लिए रेलेवेंट है? वाह, बहुत अच्छा बताया आपने। है? क्या मटेरियल क्या होता है, मतलब नाम बताओ ना यार, कौन से इंटरनल कंट्रोल्स? अभी तो पढ़ा कराया था मैं आपको थोड़ी देर पहले यार, है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल्स। देखो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, हम सारे चेक नहीं कर सकते, या आप ऐसे बोल लीजिए हम शायद सारे चेक करना ही नहीं चाहते। हम तो अकाउंट्स के लोग हैं ना, प्रोडक्शन के इंटरनल कंट्रोल को आप चेक कर भी कैसे लोगे, आप मुझे बताओ। वो प्रोडक्शन में जो बंदा है वो जैसे चाहे आपको उल्लू बना देगा। आपको उल्लू बनाने के लिए उसको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि आप उल्लू हो। अरे प्रोडक्शन के लिए तो ना काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़े लिखे होने से थोड़ी ना मतलब होता है यार। आज डॉक्टर के हिसाब से देखें तो मेडिकल के लिए अपने अपन उल्लू ही है, नहीं है क्या? अपने को क्या पता डॉक्टर क्या कर रहा है, वो जो बोलेगा वो सब जो सही लगे वो कर दो। सो विच कंट्रोल्स आर रेलेवेंट टू द ऑडिटर और विच कंट्रोल्स विल बी रेलेवेंट टू द ऑडिटर? कौन से इंटरनल कंट्रोल्स होंगे आपके हिसाब से जो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट होने चाहिए? नेचुरली फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल है ना बेटा, वही इंटरनल कंट्रोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं चेंज कर देता हूं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। दो, हम आपको ऐसा नहीं बोल रहे कि बाकी इंटरनल कंट्रोल चेक मत करो, लेकिन आप समझो ना हम अकाउंट्स के लोग हैं, हम बाकी इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं कर पाएंगे। चलो इसको भी साइड में छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें एक बात आ सकती है कि सर बाकी इंटरनल कंट्रोल वीक हुए तो उनसे भी दिक्कत आएगी ना। हाँ, ये बड़ा रीजन नहीं है, बड़ा रीजन कुछ और है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर पॉइंट क्या होता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, परचेज हो, सेल्स हो, एचआर हो और एक्सेट्रा, बेटे आना अपने पास ही पड़ेगा सबको।
क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो यहीं आते हैं, रिकॉर्ड्स तो यहीं होंगे सारे। आप कहीं कुछ भी खर्चा करो, कोई भी इनकम हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आएगा तो यही ना। सोचो अगर इनके इंटरनल कंट्रोल है भी, फर्ज कीजिए, पर इसकी जो लेयरिंग है इंटरनल ना, ये स्ट्रांग है, तो यहां तो पकड़ में आएगा। यानी अगर ये इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है और ये वीक रह भी गए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब 11th में तो हमारे सर एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, आपको भी सुनी होगी, अकाउंट्स इज द मिरर ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होता है ना बेटा, कुछ भी उन सबका अल्टीमेट यहां पे रिफ्लेक्शन आता है। इसीलिए तो आप देखो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर लोग डिसीजन ले लेते हैं, लोन देना है नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, मर्जर एक्विजिशन करना है नहीं करना है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि इस पूरे का अल्टीमेटली यहां आ रहा है। तो आप क्यों सारे इंटरनल कंट्रोल चेक करते हो? आप खाली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले चेक कर लो ना। हमने आपको ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप बाकी इंटरनल कंट्रोल चेक मत करो, लेकिन आपको प्रायोरिटी पर नहीं रखने। एक बात। अच्छा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल कौन से हो सकते हैं? वैसे तो कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं, इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू क्या? कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कोई इंटरनल कंट्रोल लगाया होगा जो ये इंश्योर करता हो कि बुक्स में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट हो। लगाया होगा ना कोई तो इंटरनल कंट्रोल ऐसा लगाया होगा जो ये इंश्योर करता होगा कि जितने ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं वो कंप्लीट हो एंड एक्यूरेट हो। आप इस इंटरनल कंट्रोल को चेक कीजिए। अगर ये इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है तो ऑटोमेटिकली एक अश्योरेंस आ गया कि जितने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे होंगे वो कंप्लीट होंगे और वो एक्यूरेट रहे होंगे। आगे बात समझ में? और क्या हो सकते हैं? इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू द सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, ये हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू कंप्लायंस विद लॉ। मैं एक बार एक्सेट्रा लिख के छोड़ देता हूं। एक्सेट्रा का मतलब ये लिस्ट एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है? इसका मतलब और भी इस तरह की, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल्स। दो, हमारे पास एक और चीज है, क्या सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल चेक करने चाहिए? आंसर इज डिपेंड अपॉन, एक तो प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिट में ये शब्द नहीं भूलना है। प्रोफेशनल अगर आप हैं, हर चीज में जजमेंट लगेगा, इसीलिए आप प्रोफेशनल हैं। हम यहां जो भी पढ़ते हैं, एक डॉक्टर किताबों में जो भी पढ़ता है वो सिर्फ उसके बेसिक नॉलेज को बढ़ाता है, जिससे कि वो इस कैपेबिलिटी में आ जाए कि वो जजमेंट लगा पाए, तभी तो प्रोफेशनल है। कंपाउंडर जजमेंट नहीं लगाता है, दवाई वाला जजमेंट नहीं लगाता, डॉक्टर लगाता है। ही इज अ प्रोफेशनल। वो पेशेंट के हिसाब से दवाई देता है। ऐसे नहीं होता कि हर पेशेंट के लिए सेम दवाई या सेम क्वांटिटी। तो पेशेंट का वेट, पेशेंट का एज, पेशेंट का सेक्स, ये सब चीजें देखकर वो दवाई देता है ना, पेशेंट की बीमारी का लेवल। इसी तरीके से हम कोई आपको लिस्ट बना के नहीं बता सकते कि भाई आपको सारे इंटरनल कंट्रोल चेक करने ही है, डिपेंड्स। और एक जो इंपॉर्टेंट चीजें पीछे पढ़कर आए थे, क्या? ठीक है ना, ऐसे मैं मेटलिटी नहीं लिखता हूं, मैंने अदर फैक्टर्स। देयर आर लाइक अ लिस्ट ऑफ सर्टेन फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हम आपको बताएंगे, उनको ध्यान में रखकर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल चेक करने। अच्छा, क्या सारे ये हमने बोला। दूसरा क्वेश्चन, क्या अदर इंटरनल कंट्रोल चेक कर सकते हैं? आंसर है यस, कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही? अरे हाँ ना बोलो, हाँ या ना। आ रही है? देखो, कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट, फॉलोइंग इंटरनल कंट्रोल्स आर जनरली इवैल्यूएटेड। सब जगह क्या लिखा है? जनरली। क्यों लिखा है जनरली? चॉइस आपकी। और अगर जब इन इंटरनल कंट्रोल को आप देखोगे ना, तो ये इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले हैं। देखो,
इंटरनल कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, रेलेवेंट टू ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स रेलेवेंट टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट, हमने पीछे लिखा था ना कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, आप वो लिख सकते हैं। ये भी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप इसको छोड़ दीजिए, पहले यहां हो, इंटरनल कंट्रोल इज रेलेवेंट टू ऑडिट जनरली इंक्लूड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी चेक नहीं करोगे। अच्छा, इसका ये भी मतलब नहीं है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सारे इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं, आप इसमें से सेलेक्टेड चेक कर सकते हो। कैसे डिसाइड करेंगे? इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के। क्या लिखा हुआ है देखो, ऑडिटर शैल यूज फॉलोइंग प्रोफेशनल जजमेंट कंसीडरिंग बिलो फैक्टर्स, ये पढ़ा था ना अभी हमने। तो हमको दो बातें समझनी है, मतलब हम आपको बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम आपको ना सब्जेक्टिव आंसर दे रहे हैं। हम आपको ना तो ये बोल रहे कि ये वाले चेक करो, ना तो ये बोल रहे ये वाले चेक मत करो। हमने सारी बातें करी। जनरली हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं, मतलब आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। हम जब बोल रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल, तो मतलब सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल चेक करने, ऐसा नहीं है। आप सेलेक्टेड चेक कर सकते हो। सेलेक्टेड कौन से चेक करें, उदाहरण के तौर पे ये, पर कौन से चेक करने इसको डिसाइड आप किससे करेंगे? इन फैक्टर को ध्यान में रखकर। फैक्टर जनरली है, ऐसा कोई लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैटेरियलिटी, रिस्क कितना है, साइज ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ बिजनेस, ओनरशिप स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी इन बिजनेस, लॉ रेगुलेशन कौन से लग रहे हैं, सर्कमस्टेंसेज, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, स्पेसिफिक कंट्रोल, हाउ स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्टनेस। याद रहे तो ठीक, इसमें से 2 4 5 भी याद रहेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। याद क्या करने हैं यार, जनरली तो है नेचर ऑफ बिजनेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस, मैटेरियलिटी, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, नेचर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी, ये आपको लिख कर आना है। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ये है। आपको समझ में आया? अब इस पूरे का सार क्या है? पूरे का सार है 5 लाइनें। पहला, जनरली ऑडिटर कौन से इंटरनल कंट्रोल चेक करता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। रूल नंबर 2, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल भी सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, तो सारे नहीं करने तो कैसे डिसाइड करेंगे? यूज प्रोफेशनल जजमेंट एंड सर्टेन फैक्टर्स टू डिसाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में से भी कौन से चेक करूं। चौथा, क्या हम अदर इंटरनल कंट्रोल चेक कर सकते हैं? हाँ, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। पांचवा, जब हम इंटरनल कंट्रोल चेक करें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनल कंट्रोल जनरली कौन से होते होंगे? रेलेवेंट टू कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन, रेलेवेंट टू सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, रेलेवेंट टू कंप्लायंस ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशन एंड एक्सेट्रा। बात खत्म। जो इंटरनल कंट्रोल ऑडिट से रेलेवेंट नहीं है उनको चेक नहीं करना है। ये लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं, बट फिर भी हमने लिखा है। देखो, कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट रिलेवेंट टू एन ऑडिट, नीड नॉट टू बी कंसीडर्ड, राइट। अच्छा, ये क्या लिखा है ऊपर? जो इंटरनल कंट्रोल थे उनके बारे में कुछ बातें लिखी है। देखो, कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। क्या करना है तुमको? इसके ऊपर लिख दो नॉट इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर आपने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, मैंने लिखा है नॉट रिलेवेंट। इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जब कभी आपको ये कुछ बच्चे होते हैं ना जो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस का क्या मतलब है, ये कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स काम का नहीं है। फिर भी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक बार इसको सेल्फ पढ़ लेना, टाइम मिले तो पढ़ लेना, रीड कर लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। समझ गए क्या? समझ गए क्या? यहां तक कोई दिक्कत? ब्रेक चाहिए क्या? ब्रेक नहीं मिलेगा 9:15 तक, 9:15 या 9। अगली क्लास कितने बजे तुम्हारी? बस तो 9:15 पे छोड़ दूंगा मैं, तो ब्रेक की मेरे हिसाब से कोई नीड है नहीं। अभी तो वैसे भी टाइम भी कितना, 1.25 घंटा ही हुआ है अभी तो पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। तो चले आगे, पक्का? चलो, अगर वैसे ब्रेक चाहिए 1-2 मिनट का क्लास में, 1-2 मिनट सांस लेने के लिए, वो ले सर। नहीं नहीं, ये नहीं मिलेगी यार। ले, गुड थ्रो, थैंक यू नहीं बोला था, गुड थ्रो बोला था, गुड कैच नहीं बोला था। है? चले बेटा आगे, चलो। अब आते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स। इससे आसान टॉपिक नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये सबसे आसान टॉपिक है। आपको इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है, देखो ये रे मेथड,
ठीक है, अच्छा छोड़ो इसको, आप इसको भी छोड़ो। आप तो ये बताओ, हम जब आपको ये बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग, ये तो समझ में आ गया कौन से इंटरनल कंट्रोल चेक करने। इंटरनल कंट्रोल्स जो रेलेवेंट है, ठीक है, की अंडरस्टैंडिंग लो। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये क्या मतलब है इसका? अंडरस्टैंडिंग लेनी है मतलब क्या? तो आपको चेक करना है इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, दो ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है रेलेवेंट? क्योंकि हम लोग पहले ये चेक कर चुके ना कि जो जो एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल है उसी में से रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल आपने निकाले। यानी आपने वही इंटरनल कंट्रोल देखे ना जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते देखने का कोई लॉजिक नहीं निकलता। आप शायद मेरी बात समझे। हम एंटिटी में गए, एंटिटी में कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल है ये आपने देखा, फिर उसमें से छाटा ना कौन से इंटरनल कंट्रोल आपके लिए रेलेवेंट है। उसमें से छाटा मतलब किस में से? जो एंटिटी में है मतलब, तो इसकी तो अंडरस्टैंडिंग लेने का कोई लॉजिक ही नहीं निकलता, राइट। तो फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं क्यों लिखा है, ऐसी वो फ्लो में लिखा जाता है। इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। समझ गए? इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ये आपको चेक करना है। ठीक है, को चेक करो। समझ गए बेटा? इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना होता है। अब ये जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है, इसमें भी क्या देखना है? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में एक तो इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द ईयर हो, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवली का मतलब जो चीज जिस काम को करने के लिए बनी है वो काम ढंग से कर रही हो। क्या काम करता है इंटरनल कंट्रोल? प्रिवेंशन। और क्या करता है? ठीक है, डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट। सही से हो रहा है या नहीं देखना है। ठीक है, ये आपको देखना है। समझ गए आप मेरी बात? इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का मतलब इंटरनल कंट्रोल मिस स्टेटमेंट्स का प्रिवेंशन डिटेक्शन सही से कर रहा है, तो इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इफ इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो ये भी देखो पूरे साल भर काम कराना। कई बार ऐसा होता है इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया है लेकिन पूरे साल की किसी पर्टिकुलर एरिया में या टाइप पे काम नहीं करा, तो बेकार हो गया। इसको चेक करने को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेना। कैसे लोगे ये काम, कैसे करोगे? वो ही अपने गिने चुने मेथड है जी, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन एक्सेट्रा, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड ऑल। वही तरीके हैं, अभी पढ़ लेते हैं हम। हो गई बस। अब देखो आपने 5-4 में से 3 चीजें पढ़ ली आपने। इंटरनल कंट्रोल का जनरल नेचर, इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी। ऊपर से लेके अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें से किसी भी चीज में आपको अभी तक याद नहीं करना है। देखो, इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने का मतलब ये देखना हाउ इफेक्टिवली इट इज प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग मिस स्टेटमेंट्स। प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मिस स्टेटमेंट, मेन ये होता है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। डिटेक्शन होता है तो हम सही भी करवा देते हैं, पर मेन प्रिवेंशन डिटेक्शन। कैसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये चारों तो आपने कल ही पढ़ लिए। वही सेम चेकिंग ट्रांजैक्शन,
दो चार पांच ट्रांजैक्शन चेक कर लो ना, अगर इंटरनल कंट्रोल तुम्हारा बहुत बढ़िया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल ने सारे फ्रॉड एंड एरर पकड़ ही लिए होंगे, पकड़ ही लिए होंगे, तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया है। अगर उन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड एंड एरर नहीं है तो इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है। ये बढ़िया है तो मतलब ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डज नॉट हेल्प ऑडिटर टू इवैल्यूएट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ये एक अलग पॉइंट है, इसको तो छोड़ दीजिए भैया, ये छोड़ दीजिए। इतना जो लिखा है ये समझ में आ गया, इससे ज्यादा तो मैंने वहां लिख दिया, आप जब उसकी फोटो खींचेंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। सो इंटरनल कंट्रोल को चेक करना मतलब उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना, मतलब क्या इंटरनल कंट्रोल फ्रॉड्स एंड एरर को यानी मिस स्टेटमेंट्स को प्रीवेंट एंड डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर वो कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया, और पूरे साल भर कर पा रहा है, ठीक है। एक बात, कैसे करेंगे, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये सब तरीके हैं कॉमन, यहां तक कोई दिक्कत। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगाना है अपने को 3 स्टार, ठीक है, इस पे लगाओ 3 स्टार। मैंने जो आपको कहा वो ध्यान में रखना आप, कौन सी बात,